हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूँ PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में शांति शिक्षा एवं सतत विकास के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2021 के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को। इसके पहले हम लोगों ने शांति शिक्षा एवं सतत विकास में मॉडल पेपर सॉल्यूशन के 2016 से लेकर 2020 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही राजेंद्र सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शांति शिक्षा और सतत विकास जो है इसके लिए ये आपका है 8वां प्रश्न पत्र, जिसके लिए एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक जो 25 को देखने को मिलता है, जिनमें जो है पास होने के लिए कम से कम 12 लाने अनिवार्य होते हैं और आप 25 में 25 भी ला सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। कौन से तैयार किए गए हैं? ऑप्शन दिया गया है आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम और उपयुक्त सभी। तो सतत विकास के 3 आयामों में जो है सतत जो विकास है इसको 3 आयामों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला आपका है आर्थिक आयाम, दूसरा सामाजिक आयाम, तीसरा पर्यावरणीय आयाम। सतत विकास के सभी आयाम एक दूसरे पर जो है परस्पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का जो है प्रमुख तथ्य है। व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है संवेगात्मक स्थिरता, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास या उपयुक्त सभी। तो व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का जो प्रमुख तत्व है वो हमारा है संवेगात्मक संवेगात्मक विकास, या हम लोग स्थिरता बोल सकते हैं। फिर आपका है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसके बाद में है सांस्कृतिक विकास, इसके आगे है मानसिक विकास और सामाजिकरण इत्यादि। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है राष्ट्रीयता है। ऑप्शन दिया गया है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय या विघटन प्रत्यय। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीयता की तो ये देशभक्ति का नया प्रत्यय है। देशभक्ति का नया प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं। ऑप्शन दिया गया है विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो अगर हम देखें लोकतंत्र का मूल सिद्धांत जो है इसमें, तो इसका आपका होता है स्वतंत्रता, समानता। पहला आपका लोकतंत्र का मूल सिद्धांत में आपका आता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार सिद्धांत आदि जो है लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं। जबकि जो हमारा विशेषाधिकार है ये नहीं है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग या असंतुलित विकास। तो सतत विकास के लिए आपका आवश्यक क्या होता है? तो इसके लिए शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण जो है ये आवश्यक होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 है नैतिकता क्या है या नैतिकता किसे कहते हैं? तो नैतिकता अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य समाज हित होता है। नैतिकता अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य जो है समाज का हित होता है। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है अष्टांग योग किसे कहते हैं? अष्टांग योग जो है ये किसको कहा जाता है? तो अष्टांग योग में जो है 8 आयामों का अभ्यास किया जाता है।
योग के 8 अंग आपके निम्न हैं, जिनमें से पहला आपका है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां आपका है धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। अष्टांग योग में जो है 8 आयामों का अभ्यास किया जाता है। योग के 8 अंग आपके हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, पुरुषार्थ जो है चतुष्टयक का क्या अर्थ है? चलिए देखते हैं। तो पुरुषार्थ से जो है तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्यों से है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिनमें पहला आपका है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? तो देखते हैं साइबर बुलिंग का अर्थ। तो देखिए, बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा जो है इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग करके प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए, ये आपका होता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा हो या वयस्क हो, उसको किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा जो है इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग करके प्रताड़ित या मानसिक रूप से जो है उसको परेशान करना, ये आपका होता है साइबर बुलिंग। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें जो है नकारात्मक बना देती है। प्रश्न नंबर 9 है, तनाव प्रबंधन कौशल का क्या अभिप्राय है? तनाव प्रबंधन कौशल का जो है क्या अभिप्राय है? तो देखिए, यह एक जैसे यानी तनाव प्रबंधन कौशल क्या है? तो ऐसा प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को जो है असमान मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। ऐसा प्रबंधन जिसके द्वारा जो है व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति से सामान्य जो है स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव की स्थिति में यदि किसी बालक या व्यक्ति को जो है प्रकृति, संगीत, खेल आदि से जोड़ दिया जाए तो जो है बालक या व्यक्ति का जो है तनाव समाप्त हो जाएगा। यानी जब उसको तनाव हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति या बालक को या तो प्रकृति से जोड़ देना चाहिए, या तो संगीत से, या तो खेल से आदि। यदि आप उसको जोड़ देते हैं तो उसका जो बालक या व्यक्ति का जो है तनाव है वो समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, राष्ट्रीय एकता जो है इसलिए है, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके अभाव में हम फिर से जो है दासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र को सशक्त एवं गठित बनाती है। यानी कि अगर यदि राष्ट्रीय एकता नहीं होगी या इसका अभाव होगा तो जैसे पहले हम लोग गुलामों की जो है बेड़ियों में जकड़े हुए थे, फिर से हमको वैसे ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता जो होती है किसी राष्ट्र को या देश को क्या बनाती है? सशक्त और संगठित बनाती है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 12 से 18 तक। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। देखिए, मूल्य मानव अस्तित्व में किसी महत्वपूर्ण चीज का जो है प्रतिनिधित्व करता है। मूल्य क्या करता है? जो मानव का अस्तित्व है उसमें किसी विशेष चीज का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसकी प्रकृति जो है मुख्यतः 3 है, जिनमें से पहला आपका दिया गया है आत्मनिष्ठ जो है आत्मनिष्ठ मनुष्य के व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीवन जो है असंतोष। आत्मनिष्ठ मत मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में जो है असंतोष पसंद जो है वैगौर के आधार पर मूल्य निर्धारित करते हैं। ये सभी व्यक्ति के अनुभव से संबंधित होते हैं, जिनमें मूल्य का जो है विकास होता है। दूसरा दिया गया है वस्तुनिष्ठ मत मूल्य व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वे व्यक्ति के भीतर नहीं होते हैं। ऐसे मूल्य को जो है वस्तुनिष्ठता होती है। दूसरा दिया गया है वस्तुनिष्ठ मत मूल्य जो है व्यक्ति से स्वतंत्र होता है, अर्थात वे व्यक्ति के भीतर नहीं होते हैं। ऐसे मूल्य में वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। फिर तीसरा दिया गया है
अपेक्षकीय मत जो है, तीसरा है अपेक्षकीय मत। वियामक तथा संरचनात्मक नियम के मिलने, स्थल का मिलने बिंदु है। सॉरी, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, चरित्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखते हैं चरित्र क्या है। तो व्यक्ति का वह मानसिक गुण है, चरित्र जो है व्यक्ति का वह मानसिक गुण है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। जो उसके जो है सामाजिक व्यवहार जो होता है उसका निर्धारण करता है। चरित्र व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। अब देखते हैं चरित्र जो है निर्माण का, इसका परिभाषा देखते हैं। बी.एन. झा के अनुसार क्या है, तो चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। फिर से देखते हैं बी.एन. झा के अनुसार चरित्र क्या है, तो व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक क्या है, तो यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। आगे देखते हैं इसी में, मनोवैज्ञानिकों ने चरित्र को व्यक्तित्व, नैतिकता या स्वभाव या इन सब का पूर्ण योग माना है। चरित्र ही वह आधार है जो व्यक्ति को सर्वप्रथम स्वयं से और तत्पश्चात समाज से सद्भावना का व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य का सशक्त चरित्र उसी जो है व्यक्तिगत सफलता का सबसे बड़ा आधार होता है। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, वैश्विक दृष्टि से शांत शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। देखिए वैश्विक दृष्टि से शांत शिक्षा जो है, शांत शिक्षा, तो देखिए शिक्षा एक सुसंगठित जो है विचार के साथ समस्त समाज को सामंजस्यपूर्ण वातावरण में रहने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा एक सुसंगठित विचार के साथ समस्त समाज को सामंजस्यपूर्ण जो है वातावरण में रहने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वह समाज में रहने को जो है प्रेरित करती है, जिससे वह समाज को जो है व्यवस्थापूर्ण अपने दायित्वों को अहिंसात्मक तरीके से निर्वहन कर सके, जिससे वह समाज को अर्थपूर्ण अपने दायित्व को जो है हिंसात्मक तरीके से निर्वहन कर सके। विश्व में कई राष्ट्र हैं, इनमें जो है भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि तमाम प्रकार की जो है असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। विश्व में कई राष्ट्र हैं और जितने भी राष्ट्र हैं सब में अलग अलग असमानताएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे भौतिक असमानता, सामाजिक, आर्थिक, ये सभी हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में जो है विभिन्न भू संरचनाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि दिखाई पड़ते हैं। तो इन सभी विभिन्नताओं का प्रभाव वहाँ के निवासियों के रंग रूप कोई राष्ट्र अपने वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण या प्राकृतिक संसाधनों के कारण या अन्य कारण अधिक प्रगति कर जाता है, वहाँ जीवन की सुविधाएं अधिक हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों की भूमिका। स्वस्थ साथी संबंधों को जो है बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों की भूमिका क्या होती है। तो देखते हैं स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावकों की भूमिका। पहला आपका है, अभिभावक को अपने बच्चों के जो है संगी साथियों के विषय में पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए, यानी कि उनका स्वभाव कैसा है, रहन सहन कैसा, खान पान कैसा, इन सभी के बारे में जो है जानकारी होना चाहिए। दूसरा है, जब बच्चे अपने साथियों से बात कर रहे हों तो उनके वार्तालाप का निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि वो कहीं ऐसी कुछ इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं जो सामाजिक में असंतुलन फैले या उनके भविष्य के लिए घातक हो, तो इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, यदि कोई अन्य जो है आपके बच्चों की शिकायत लेकर आए तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और उस पर विचार मंथन करना चाहिए। चौथा आपका है, यदि ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे का कोई साथी गलत हो
तो उसे विश्वास में लेकर उचित परामर्श दें। यानी कि यदि आपको पता चलता है कि जिस बच्चों के साथ ये रहते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है गलत संगत है या आदत गलत है, तो क्या करें, उसे जो है विश्वास में लेकर उचित परामर्श दें, यानी कि उनको समझाएं। पांचवा आपका दिया गया है, बच्चे से उसके साथियों और उनके व्यवहार के बारे में समय समय पर बातचीत करें, ताकि जो उनमें परिवर्तन अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसका पता चले। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं लिखें। तो व्यक्तित्व की 5 विशेषताएं देखते हैं। पहले व्यक्तित्व किसे कहते हैं? तो मनुष्य के व्यवहार की वह शैली जिसे वह अपने आंतरिक तथा बाहरी गुणों के आधार पर प्रकट करता है, यह आपका व्यक्तित्व कहलाता है। मनुष्य के व्यवहार की वह शैली जिसे वह अपने आंतरिक तथा बाहरी गुणों के आधार पर प्रकट करता है, ये व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला आपका है सामाजिकता। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बीच रहता है। व्यक्ति समाज के बीच ही रहकर सारे क्रियाकलाप करता है। तो ये आपको होगा पहला इसका विशेषता सामाजिकता। दूसरा दिया गया है लक्ष्य प्राप्ति। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य जरूर होता है, जिसको ध्यान में रखकर जो है व्यक्ति उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुरूप ही जो है कार्य करता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य करता है। तीसरा है आत्मचेतना। व्यक्ति जो है व्यक्ति जो है आत्मचिंतन के जरिए इस बात का ध्यान रखता है कि समाज में उसकी क्या छवि बन रही है और समाज के लोग जो है उसके प्रति कैसी भावना रखते हैं, उसके प्रति कैसी भावना रखते हैं। तो चौथा आपके देखा बहिर्मुखता। बहिर्मुखता का गुण जो है व्यक्ति को सामाजिक बनाता है और जो है ऐसे व्यक्ति समाज में अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं। पांचवा आपका है अश्नायु विकृति। अश्नायु विकृति क्या होती है? तो इससे ग्रसित व्यक्ति जो है अच्छे व्यक्तित्व वाला नहीं होता है। अश्नायु जो है विकृत से इसमें जो होता है व्यक्ति होता है उसके जो है अच्छे व्यक्तित्व वाला गुण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 17 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो देखिए महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तो गांधी जी ने जो है शिक्षा को साविद्या या विमुक्ति के रूप में जो है परिभाषित किया है। पहला आपका दिया गया है स्वावलंबन का उद्देश्य। इनका पहला उद्देश्य है स्वावलंबन का। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना होता है, जिससे वह अपनी आजीविका कमा सके और आत्मनिर्भर बन सके। स्वावलंबन का उद्देश्य का मतलब क्या होता है? इसमें व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? आत्मनिर्भर बनाया जाता है, जिससे वो क्या करता है? अपनी आजीविका कमा सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। दूसरा है सामाजिक बुराइयों का विनाश। तो समाज में फैली बुराइयों का विनाश जो है शिक्षा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रस्फुटन। तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में जो है शिक्षा की जो व्याख्या की, उससे शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक या व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा में निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास करना माना गया है। यानी जो महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका में लिखा था उसमें यही लिखा था कि जो व्यक्ति होगा उसे क्या कहते हैं, शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होगा उसमें व्यक्ति या बालक का जो है मानसिक एवं आत्म में निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास करना होता है। 4 नंबर दिया गया है काम करने की भावना का विकास। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को जो है कर्म से विमुख ना करे। यानी शिक्षा क्या होता है? व्यक्ति को अपने कामों को करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है। पांचवा दिया गया है चारित्रिक एवं नैतिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य जो है उच्च चरित्र का निर्माण एवं नैतिक गुणों का विकास करना है। तो ये आपका हो गया जो है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। प्रश्न नंबर 18 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप इस क्लास का पीडीएफ नोट हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। 18 है सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखिए। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखिए। तो इसके देखते हैं दुष्परिणाम कौन से। पहला आपका है सांप्रदायिकता से जो है देश की एकता व अखंडता जो है को खतरा पैदा होता है। यानी यदि सांप्रदायिकता होगा तो जो देश की एकता और अखंडता है उसमें बाधा हो जाएगी या खतरा पैदा होगा।
दूसरा है सांप्रदायिकता से जो है आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिकता से आपसी जो द्वेष होते हैं इसको बढ़ावा मिलता है। तीसरा है सांप्रदायिकता से जो है आर्थिक हानि होती है। चौथा है राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। चौथा है सांप्रदायिकता के कारण जो है जन हानि भी होता है। जन हानि भी होता है। फिर आपका दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो यह सभी आपके हो गए राष्ट्रीयता के दुष्परिणाम। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।